हेलो। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज से केमिकल काइनेटिक्स। ये अगर चैप्टर शुरू कर रहा हो तो सबसे पहले एक सवाल आपका रहेगा कि सर अभी इस चैप्टर को हम लोगों ने वैसे पढ़ लिए, तो पढ़ने के बाद आप एक बात बताओ सर कि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर ये चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम लोगों ने इस चैप्टर को कैसे पढ़ना चाहिए। बस एक कॉमन सवाल आपका होता है कि मैंने इस टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए। तो एक सारी बात बताओ कि जनरली ये टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का, पहली बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप ये चैप्टर को शुरू कर रहे हो या मैं अगर चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो उसको, तो इस चैप्टर के जितने कंटेंट पॉइंट्स हैं ना उसको आप एक लिस्ट बनाओ। बोले सर हो गए पूरे पॉइंट्स हम लोगों ने लिख के रखे, तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट, इन पॉइंट्स को पूरा याद करके देखें। क्या आप इसमें से कुछ पॉइंट भूल गए, क्या आप इस पॉइंट को याद कर रहे हो, क्या आपको पॉइंट को जमते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी इसमें अगर टॉपिक चालू कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट में बता दूं। जैसे कि आप बोलोगे सर चैप्टर को शुरू करें, चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स। अब याद करके देखो कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। दूसरा टॉपिक आता है रेट ऑफ रिएक्शन, तीसरा टॉपिक आता है इंस्टेंटेनियस रेट, चौथा पॉइंट आता है एवरेज रेट, फिर आता है बोले सर फैक्टर्स अफेक्टिंग। करो तो याद। और जैसे जैसे पॉइंट्स आपके पास पूरे, जितने पॉइंट्स है उतने पॉइंट, 100 पॉइंट क्यों ना हो, पूरे पॉइंट्स आपके अनुसार पॉइंट सब पॉइंट याद करें। याद करने के बाद आपको ये बात जरूर आपके सामने आएगी कि सर मैं बहुत सारे 40% पॉइंट को याद कर रहा हूँ सर, बहुत अच्छी कंडीशन है आपकी। अब इन पॉइंट को याद करने के बाद नेक्स्ट कंडीशन, इसमें कुछ लॉज है एक्चुअली इस टॉपिक में। और एक बात बता दूं कि इस टॉपिक में ना तो सिर्फ एक कुछ टिपिकल थ्योरी है, तो इसमें जनरली आप बोलोगे सर इसमें डेफिनेशन है, इसमें लॉज है, इसमें जनरली कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स है, उसमें एक्सप्रेशन है, उसमें फॉर्मुलेशंस है, इसमें फार्मूले के साथ न्यूमेरिकल से सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ ग्राफ्स है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी है। इसलिए ये चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये पक्का। कौन सा आएगा? बहुत सारे टाइम्स के, मतलब अलग अलग शेड्स इस टॉपिक के। इसमें से खाली शेड अगर आपका फेड होता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप बोलोगे सर इन क्वेश्चंस को आप इसके टर्म्स को पढ़ते पढ़ते जब बाय द वे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो फिर ठीक रहेगा। जैसे कि इसके प्रीवियस टॉपिक, जैसे हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स को पढ़ा, ऑर्गेनिक के टॉपिक को पढ़ा, तो ऑर्गेनिक के टॉपिक को बताते समय किसी ने मैं से ऐसा नहीं पूछा कि सर एक्चुअली ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार देखो तो मेरे आंसर्स नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स, जैसे हम लोगों ने डी ब्लॉक ए ब्लॉक पढ़े, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन, तब लोग मुझे पूछते थे कि सर 2 दिन याद कर सकता हो, अच्छे से याद होता है, पॉइंट को याद आता है पूरा। लेकिन जब मैं पॉइंट को 2-3 दिन के बाद लगता है तो मैं भूल गया वैसे लगता है, तो फिर मैंने क्या करना चाहिए। ऐसे कुछ बीच में ऐसे जगह हिल गई थी और आप बोलोगे सर थोड़ा गड़बड़ लग रहा, तो उस वक्त मैं आपको जैसे बताया था कि आप इस टॉपिक को पढ़े, पढ़ने के बाद लिखे, जो टॉपिक्स पॉइंट्स आपने पढ़े उसको लिखो, तो याद तो करो, और उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आप रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है मतलब आप एक पॉजिटिविटी अटेंड कर रहे हैं कि 20 क्वेश्चंस अगर मैंने आपको दिए तो 20 में से 10 आते हैं, 2 आते हैं, 5 आते हैं, आप लिख के सॉल्व करके बता दो मेरे को। बाय द वे उसके बाद जब उसके आंसर्स चेक करोगे तो चेक करने के बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी कि सर क्लियर मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब आपके 10 क्वेश्चन में से सॉल्व किए क्वेश्चन में से 8 बराबर है, 20 में से 10 बराबर सॉल्व किए, 10 में से 8 बराबर है, लेकिन आपके बराबर है, बचे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके क्लियर होते हैं उसको क्लियर करेंगे। लेकिन कभी कभी जनरल लोगों की सोच ऐसी थी कि सर हम लोग बाद में करेंगे, और दूसरी बात कुछ लोगों का पार्ट ऐसे होता है कि सर आप आंसर्स क्वेश्चंस तो बता दिए, मैंने क्वेश्चन देखे सर, अब आंसर आप बता दो, मैं चेक करवा लूंगा कि सर वो आंसर्स मैं कैसे, और फिर उसके बाद देख देख के आप बोलेगा हाँ ठीक है। तो दिस इज नॉट द वे, इससे निगेटिविटी बढ़ेगी। तो वैसे में आपको बता दूं कि आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उससे बी पॉजिटिव डाल दो कि सर हो गया मेरा, 4 क्वेश्चन आ गए सर, लेकिन 4 क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन बराबर है आउट ऑफ 20, तो ठीक है ना, 20 में से 4 सॉल्व किए, 4 में से 3 बराबर है। लेकिन अगली बार की कंडीशंस में आप बोलोगे सर मैं जरूर 5 सॉल्व करूंगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से चलोगे तो ये हो जाएगा। आपका आज तक का रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन अब आप बोलोगे सर इसी तरीके से आप कंटिन्यू हो जाओ। अब इसमें न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो, कुछ डाउट्स है लिख के रखो, जो कुछ हो सके पूछ लो, मैं बता दूंगा, कोई डाउट इसमें नहीं है, जम जाएगा। चलो अब ये चैप्टर को अगर शुरू कर रहे हैं तो शुरू करते समय सबसे पहले आपने पॉइंट को लिखा है, नहीं लिखा तो पहले लिखो, निकालो खुद पॉइंट, क्योंकि निकालना जरूरी, क्योंकि मेरा सुनने से बेहतर आपकी ये बातें पहले वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। निकालो पॉइंट को, रिकॉल करो, तब तक इसको वेट करें।
और उसके बाद आप बोलोगे सर अब काम हुआ, अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ एक बात देखो, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स? बोले केमिकल काइनेटिक्स इज सेड टू बी अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, हाँ सर, which deals with the study of rate of reaction, which deals with the study of rate of reaction, deals with the study of rate of reaction, that is speed of reaction, और say velocity of reaction, generally velocity of reaction, इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, that is chemical kinetics. Chemical kinetics is the branch of science, branch of chemistry, which deals with the study of rate of reaction, mechanism of reaction, मैकेनिज्म, क्योंकि रेट जब रिएक्शन का स्टडी कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपको उसका मैकेनिज्म स्टडी करना पड़ेगा। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन, एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, कैटालिस्ट, टेम्परेचर एंड सो ऑन। क्या बोला मैंने एक बार फिर बताओ कि केमिकल काइनेटिक्स एक साइंस ब्रांच है किसकी, केमिस्ट्री की, विच डील्स स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, कैटालिस्ट एंड सो ऑन। तो ये सभी हम लोग स्टडी इस टॉपिक पे करेंगे। तो अब आप बोलोगे सर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, अलॉन्ग विद दैट मैकेनिज्म विच वी हैव टू स्टडी अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर। कुछ डाउट इसमें नहीं है, चलो अच्छी बात है। अब आप बोलोगे सर केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट कौन सा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोला मैंने, वी जस्ट स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये सवाल अगर आप मुझे पूछोगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन है, रेट, स्पीड, स्पीड तो जानते हो आप, लेकिन अब ये स्पीड हम लोग कोई मैकेनिकल ऑब्जेक्ट की नहीं, तो स्पीड देखनी है केमिकल रिएक्शन की। अब रिएक्शन की स्पीड अगर देखनी है, मतलब वी जस्ट हाउ टू स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की स्पीड अगर वर्कआउट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप बोलोगे सर रिएक्शन की स्पीड कैसे होगी, तो आपकी रिएक्शन है, रिएक्शन ए बी, ए कन्वर्ट इनटू बी, इसके दो कंपोनेंट है, इस फर्स्ट कंपोनेंट को आप रिएक्टेंट बोलते हो, तो सेकंड कंपोनेंट ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जनरली ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो जनरली रिएक्शन के दौरान कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा एज द टाइम गोज ऑन। तो अगर आप बोलोगे सर रिएक्शन की स्पीड निकालना है मतलब क्या होगा, तो स्पीड मतलब हियर विच वी कैन से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्या लिखोगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्शन component with respect to time. Change in concentration of any one of the reaction component, मतलब with respect to reactant और with respect to product. जनरली आप बोलोगे सर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते, क्या लिखा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज एज वेल एज प्रोडक्ट में चेंज। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो आप इस डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ रेट निकाल सकते हैं। मतलब रेट निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि एक साथ दोनों कंपोनेंट कंसिडर करो, रिएक्टेंट कंसिडर करो या प्रोडक्ट कंसिडर करो। तो क्या मैंने बोला एक बार फिर बताया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्शन कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलो रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया रिटर्न, अच्छी बात है। अब रिएक्शन के रेट के बारे में अगर आप जानते हो तो किसने बोला कि रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कैसे बताओगे, तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अगर बोलोगे तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द चेंज इन टाइम। मतलब अगर आप बोलोगे सर रिएक्शन का रेट अगर निकालना चाहते हो तो आप बोलोगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट बोला जाए तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो जनरली आप बोलोगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल भाषा में बता दो सर, रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन किसका सर, तो रिएक्टेंट का। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन किसका सर, तो प्रोडक्ट का। कोई भी एक कंपोनेंट का आप चेंज कंसिडर करोगे,
जैसे कि अब मैं बोलता हूं थोड़ा सा मैथमेटिकली सुनो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 था, A का, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन A2 हुआ। इनिशियली टाइम T1 था, फाइनली टाइम T2 हो गया। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B1 था, फाइनली इट बिकम्स B2। यहां B2 की वैल्यू ग्रेटर देन B1 है, तो यहां A2 की वैल्यू लेस देन A1 है। मतलब रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो रहा, तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा। मतलब अगर आप बोलोगे सर A2 माइनस A1 अगर आप निकालोगे तो ये वैल्यू आपको डेल्टा A मिलेगी एंड दैट वैल्यू इज नेगेटिव। समझ रहे क्या, एक बार फिर बताओ। A1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था जब टाइम T1 था, A2 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का जब टाइम T2 है। A2 माइनस A1 की वैल्यू डेल्टा A मिलेगी, डेल्टा A चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, द वैल्यू कम्स नेगेटिव। इस वक्त चेंज इन टाइम कितना होगा सर, तो T2 माइनस T1 दैट इज डेल्टा T इज चेंज सेड टू बी चेंज इन टाइम। वैसे ही अगर आप बोलोगे सर B2 माइनस B1 इक्वल टू डेल्टा B, equal to delta B and that delta B is said to be change in concentration of product, the value comes positive। ठीक है। अब किसी ने मुझे पूछा कि सर आप रेट निकालने जा रहे हो, सर तो रेट निकालोगे कैसे, रेट इज डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। और आप बोलोगे सर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे तो रेट इक्वल टू डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। ठीक है। तो फिर अगर आप बोलोगे सर रेट ऑफ रिएक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा B और डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, समझ रहे ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और डेल्टा B अपॉन डेल्टा T मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम चेंज या रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम चेंज। लेकिन एक बात जरूर देखो, मैंने आपको बता दिया, आपने सुना। आप बोलोगे सर आप ही ने बताया था कि जब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये कैसा है, निगेटिव है। तो सर अगर डेल्टा ए की वैल्यू निगेटिव है और टाइम चेंज की वैल्यू पॉजिटिव है, वो तो टाइम बढ़ रहा ना सर, तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव वैल्यू तो निगेटिव आएगी, वैल्यू कैसे आएगी रहे, निगेटिव आएगी। तो सर एक ही रिएक्शन का रेट अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो रिएक्टेंट के हिसाब से वो रेट निगेटिव आएगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अगर निकालोगे तो डेल्टा बी की वैल्यू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे है, पॉजिटिव है। टाइम चेंज कैसे है, पॉजिटिव है, तो रेशियो कैसे आएगा, पॉजिटिव। तो सर एक ही रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के हिसाब से निकाला तो निगेटिव आता है, प्रोडक्ट के अनुसार निकाला तो, रिएक्टेंट के अनुसार निकाला तो निगेटिव आता है, प्रोडक्ट के अनुसार रेट पॉजिटिव आता है। तो सर रेट कब पकड़े कौन सा, इसलिए मैं आगे बता दूं, इन बातों पे ध्यान रखें। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लेना रे, पॉजिटिव। फिर आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव मींस वी ओनली कंसीडर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, नहीं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इंप्लाई रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। मतलब जब रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव कंसिडर करना है तो विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या लेना है, देखो दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निगेटिव है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेना हो तो वी प्लेस नेगेटिव साइन, क्या प्लेस करेंगे, नेगेटिव साइन। और अगर रेट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट तो आप डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी लिखे। मतलब अगर आप बोलोगे सर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो एट द सेम टाइम वी जस्ट प्लेस नेगेटिव साइन हियर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन indicates that अगर इस छोटी वर्ड्स नहीं समझ दिखते होंगे तो आप मेरी आवाज को सुन के आप सुन सकते हो, क्या होगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट व्हाट, concentration of reactant, concentration of reactant what, decreases,
और रेट ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज हो रहा। और आप बोलते हैं कि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट A2 माइनस A1 इक्वल टू नेगेटिव, और negative sign indicate that, or this negative sign is placed here to make the rate of the reaction positive। तो इस प्रकार से rate of reaction क्या होगा, change in concentration upon change in time। रिएक्टेंट के भाषा में बोला जाए तो डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। जनरली आप बोलोगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट अगर बताना है तो इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द चेंज इन टाइम। उसके बाद अगर आप बोलोगे सर रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव ही कंसिडर करनी है, पॉजिटिव कंसिडर करते वक्त आप बोलोगे सर वो क्या कंसिडर करना है, तो फिर आप बोलोगे सर एट द सेम टाइम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एज वी हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एट द सेम टाइम वी जस्ट प्लेस नेगेटिव साइन इन अ रेट एक्सप्रेशन। मीनिंग क्या है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, उसको याद करना है, ये सबसे बड़ी बात आपकी। फिर आप बोलोगे सर ये तो सब हो गया, इसके बाद फिर हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शंस अगर निकालने तो मैथमेटिकली देख रहा है सर, ग्राफिकली कैसे होगा, तो ये ग्राफ भी बहुत सारे लोग अच्छे से जान सकते हैं। ग्राफ कैसे होगा सर, तो दिस इज सेड टू बी अ ग्राफ फॉर रिएक्टेंट एंड दिस इज द ग्राफ फॉर प्रोडक्ट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन टू फाइंड आउट, एट द सेम टाइम द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज जस्ट लाइक दिस। फॉर रिएक्टेंट the graph is just drawn like this with respect to that is say time versus water concentration। concentration versus time कर्व अगर मैंने निकाला तो आपको ये ग्राफ इस प्रकार से दिखा दे रहा कि इनिशियली व्हाट वी कैन से व्हेन द टाइम इज t1 एट द सेम टाइम concentration of reactant is equal to A1। when the time become t2, जब टाइम t2 हो जाएगा तो concentration reactant का A2 हो जाएगा। मतलब इनिशियली A1 कॉन्सेंट्रेशन था और फाइनली A2 हुआ। A1 से A2 की ओर नजर डाल के देखे तो आप नीचे आ रहे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है जब टाइम बढ़ रहा। मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा और टाइम क्या हो रहा, प्रमोट हो रहा, आगे चल रहा। दिस इज फॉर रिएक्टेंट। लेकिन अब प्रोडक्ट कर्व की ओर नजर डाले तो आपको क्या दिखाई देता है, बोलेंगे सर व्हेन द टाइम इज इक्वल टू t1 एंड फाइनली t2, मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे t1 से t2 जा रहे हैं हम लोग। लेकिन उस वक्त अगर आप बोलोगे सर t1 समय में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना था, तो बोलेंगे सर b1 कॉन्सेंट्रेशन था। और जब आप बोलोगे सर जब टाइम t1 से t2 तक जाते हो उस वक्त प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन b1 से b2 चलता है, मतलब प्रोडक्ट बढ़ रहा है। दिस इज प्रोडक्ट कर्व। अब आप बोलोगे सर इस कर्व को अगर आप नजर डालें तो एट द टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है मतलब आपकी रिएक्शन जस्ट टू स्टार्ट, इस वक्त आप बोलोगे सर नो प्रोडक्ट इज देयर इन अ कंटेनर, कंटेनर में कोई प्रोडक्ट नहीं है t इक्वल टू 0 में। उस वक्त रिएक्टेंट आपके पास कैसे मैक्सिमम है, इट जस्ट अटेन द हाईएस्ट वैल्यू, उसकी हाईएस्ट वैल्यू आपको दिखती है एज द टाइम गोज ऑन। फिर दूसरी बात, जब एक कर्व को देख रहे हो उस वक्त आप बोलोगे सर एक कर्व एक्सपोनेंशियल है। जनरल रिएक्शन के कर्व एक्सपोनेंशियल दिखेंगे, मतलब व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जस्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग, अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेस। कुछ लोगों में लीनियर कर्व आएगा, लेकिन जनरल कंडीशन में आपको पता चलेगा कि सर रिएक्शन कर्व इज जनरली सेड टू बी एक्सपोनेंशियल कर्व, चेंजिंग कंसंट्रेशन चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। चलो ठीक है, यहां तक कोई डाउट। फिर अभी आप बोलोगे सर एक कर्व अगर हमारे पास आपने रखा हुआ है, इससे आपने बताए हुए रेट के अनुसार ये कौन सा रेट है, तो एक्चुअली रेट दो प्रकार के होते हैं। मतलब आपने रेट के बारे में तो सुना, रेट कैसे निकालना देख लिया। किसी ने पूछा कि सर रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जरूर आंसर दोगे, बोले सर दो प्रकार के रेट होते हैं, एक होता है एवरेज रेट एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दो प्रकार की स्पीड हम लोग रिएक्शन की निकाल सकते हो। तो एवरेज रेट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, इट जस्ट मेजर फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। तो फिर आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस रेट इज सेड टू बी द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज जस्ट मेजर्ड फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। छोटे इंटरवल के लिए जब रेट निकाला जाएगा तो उसको कौन सा रेट बोला जाएगा, instantaneous rate। instantaneous rate is the rate of reaction measured at any instant of time, very small instant of time जैसे बोलना चाहे, that is called as instantaneous rate। तो average rate is the rate of reaction which is measured for a long interval of time। एक लंबे इंटरवल के लिए जब रेट निकाला जाएगा तो उसको एवरेज रेट बोला जाएगा। किसी ने मुझे फिर सवाल पूछा कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में अच्छा रेट कौन सा है सर? दोनों अच्छे हैं, सिर्फ जरूरी है एक बात देखो कि समय कौन सा, जगह कौन सी,
पोजीशन कौन सी, क्या कंसिडर करना चाहते हो, किसको समझना चाहते हो, कौन किसके लिए रेट निकालना चाहते हो, ये सब फाइंड आउट करना है। तो एट द सेम टाइम वी जस्ट हैव टू कंसिडर दैट इज एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब क्या होता है सर? जनरली आप बोलोगे सर लंबे पीरियड के लिए अगर आप रेट निकालना चाहते हो, जनरली एक दुर्घटना होगी तो उस वक्त क्या हुआ था ये जानना हो तो आप इंस्टेंटेनियस रेट जानना चाहते हो। लेकिन आप बोलोगे सर जनरली आप कहीं टूर पे निकले हो, उस वक्त आप बोलोगे सर कब निकले थे और कब पहुंच गए, आपकी रिएक्शन शुरू हो गई। और जब आप बोलोगे सर एंड कितने समय में होगा ये जानते के समय आप बोलोगे सर एवरेज रेट लोगे। लेकिन कभी एक आधी फ्लॉज आ गए, कभी एक आधी प्रॉब्लम आ गया, कभी एक आधी मशीन बंद होती है, कई जगह एक आधी मुझे होता है एक्सीडेंटल कंडीशन आती है, उस वक्त उसका इंस्टेंटेनियस रेट निकाल दिया जाएगा। तो दोनों अच्छे है ना, फर्क क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस रेट। कोई सवाल मुझे फिर पूछे कि सर रेट दो प्रकार के होते हैं, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस, क्लियर ना? ये पता है आपको, बस मैं सिर्फ शुरुआत बता रहा हूँ कि आप थोड़ा चार्ज हो जाओ। एक बार चार्ज हो गए ना आप सब कुछ करोगे। सर ये जो कर्व आपके पास है ये कर्व फिर कौन सा, एवरेज रेट का है कि इंस्टेंटेनियस रेट का है? तो ये कर्व आपको एवरेज रेट देगी। कौन सा रेट देगा रे? एवरेज रेट। इस एवरेज रेट में देखो अगर विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आप बोलोगे सर डेल्टा बी इक्वल टू B2 माइनस B1, है ना? This is said to be a big interval and delta t is equal to T2 minus T1. That's why delta B upon delta t means ultimately B2 minus B1 upon T2 minus T1 is said to be average rate. ये कौन सा रेट मिलेगा रे? एवरेज रेट। अगर यहाँ पे अगर निकालना चाहते हो तो आप बोलोगे A2 minus A1 is said to be change in concentration as well as T2 minus T1 is said to be change in time. That is delta A upon delta t. लेकिन जनरली A2 माइनस A1 की वैल्यू ये पॉजिटिव नहीं रहेगी, निगेटिव रहेगी, तो रेट निगेटिव आएगा। इसलिए मैं साइन कौन सी प्लेस करता हूँ? निगेटिव साइन प्लेस करूंगा रे, समझ गए ना? चलो अच्छी बात है। तो दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड लाइक दिस। तो दिस इज एवरेज रेट के इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट, करेक्ट। अब ये एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट के बाद किसने मुझे बोला कि एवरेज रेट तो सर मैं निकाल लूंगा सर, यहाँ पे सर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, मतलब एक्चुअली क्या करना है? इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है मतलब इस कर्व को मैं थोड़े सा एक समय तक समझने की कोशिश करूं कि मेरे पास ये कर्व है, ठीक है ना? ये कर्व को अगर मैं देखता हूं, किसने मुझे पूछा कि सर इस जगह रेट क्या होगा, व्हाट अबाउट द स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट डी, इस जगह बताओ सर। फिर आप बोलोगे सर इस जगह अगर मैं रेट निकालना चाहता हूं तो मुझे चेंज इन टाइम एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालना, बोले चेंज कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर मैं इस पॉइंट को मैग्नीफाई करूंगा, और मैग्निफिकेशन होता है हमारे मैथमेटिकली टैंजेंट ड्रॉ करके। जब मैं टैंजेंट ड्रॉ करता हूं तो फिर आप बोलोगे सर मेरा ये पॉइंट ऐसे मैग्नीफाई हो गया, इसका मतलब मैंने टाइम का इंटरवल नहीं बढ़ा दिया, उस पॉइंट को थोड़ा सा एनलार्जमेंट ऑफ द पॉइंट बोलते हैं। तो इसको एनलार्ज करवाया, और एनलार्जमेंट करवाने के बाद क्या होगा? कभी चीजों को आप देख नहीं सकते तो आप क्या करते? मैग्नीफाई करते ना, एनलार्ज करते। इसका मतलब वो बड़ा हो गया क्या? एक्चुअली उसी को बड़े रूप में हम लोग देख रहे हैं, पॉइंट वही है। तो अब आप बोलोगे सर वैसे इस पॉइंट को एनलार्ज करवा दिया, इस पॉइंट के साथ, इस लाइन के साथ इस कर्व का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इस लाइन टैंजेंट इस पॉइंट के लिए। अब मैंने जैसे टैंजेंट को निकाल दिया तो आप बोलोगे सर अभी ये हुआ T1 टाइम, ये होगा T2 टाइम, फिर आप बोलोगे सर T1 के लिए ये हुआ कॉन्सेंट्रेशन A1 और ये हुआ कॉन्सेंट्रेशन A2, फिर आप बोलोगे सर A2 माइनस A1, नाउ दिस इज सेड टू बी DA। मैं डेल्टा आई नहीं लिखता हूं, इट्स अ स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, एंड T2 minus T1 for that particular point D, this is a DT. That's why this is said to be change in concentration। अब नेगेटिव साइन क्यों प्लेस करवा रहे हो तो आपको सबको पता है। तो ये है इंस्टेंटेनियस रेट। इसी इंस्टेंटेनियस रेट को निकालना है, मैं इसको इंस्टेंटेनियस रेट बोलता हूँ। दिस इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस रेट, और ये रेट ऐसे निकाला जाएगा बाय ड्राइंग द टैंजेंट। या तो अगर आप बोलोगे सर मैंने कंप्लीट टैंजेंट कंटिन्यू करवाई, मैंने रोकी नहीं सर, पूरा टच करवा दिया, तो अभी इस लाइन के साथ ये टैंजेंट एक एंगल फॉर्म करती है, दैट इज थीटा। और फिर आप बोलोगे सर दिस इज अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, इसको हम लोग टैन थीटा बोलोगे। टैन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, बराबर है क्या ये सब? मतलब y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो ये भी तो हुआ रेट।
तो इंस्टेंटेनियस रेट अगर निकालना हो तो आप tan थीटा भी ले सकते हो। मैं लिख देता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू tan थीटा। तो थोड़े ग्राफ वगैरह सॉल्व करते समय या एक्सप्लेन करते समय जनरली इस पॉइंट की जरूरी पड़ेगी, तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखना। कभी कोई किसी ने मुझे पूछा कि सर ये अगर कर आपका प्रोडक्ट कर होगा तो जैसे इस जगह पे, तो मैं इसको टेंजेंट इस तरह निकालेगा ना टेंजेंट निकालने के बाद मैंने ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, और ट्रायंगल को ड्रॉ करवाने के बाद आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट द पॉइंट सेट टाइम टेम्परेचर T1 पॉइंट B1, फिर आप बोलोगे सर टाइम T2 पॉइंट B2, ठीक है, फिर B2 माइनस B1 T2 माइनस T1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जनरली पेपर में जब ग्राफ दिए जाएंगे तो डरने की संभावना ना रखें तो बेहतर होगा। आप बिल्कुल डरो मत, आपको थोड़े प्रॉब्लम को सॉल्व, तो इस प्रकार से tan थीटा क्या होता है जनरली आप बोलोगे सर पॉइंट ट्रेसेस कैसे करोगे। कभी कभी ग्राफ दिया जाएगा, बोला जाएगा व्हाट इज द रेट ऑफ दिस गिवन रिएक्शन, तो कर सकते आप। तो ठीक है, एक बार जरूर अपने कॉपी में लिखे, फिर काइनेटिक काइनेटिक्स को आप समझे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट के दो टाइप, रेट कैसे निकालोगे, छोटे मोटे प्रॉब्लम इसके ऊपर रह गए शॉर्ट कंडीशन में, तो फिर आप उसको देखेंगे। फिर अभी आप बोलोगे सर टाइप तो रिएक्शन के पता हो गया, अभी तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आप बोलोगे सर व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब 10वीं से पढ़ते आ रहे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन टॉपिक, जब 10वीं में पढ़ रहा था तो वहां भी हम लोगों ने पढ़े थे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। पहला फैक्टर हम लोग देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन से फैक्टर है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच वी हैव टू कंसिडर। तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। कॉन्सेंट्रेशन के बाद आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टर्म दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्टेंट की क्या बढ़ती है? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है। एक्सोथर्मिक रहे कि एंडोथर्मिक रहे, आप एक्टिवेट तो करोगे ना रिएक्टेंट को, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। सॉल्वेंट, आपके रिएक्शन में जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करने वाले हैं वो सॉल्वेंट आप बोलोगे सर चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। शुगर वाटर में डालो, शुगर अल्कोहल में डालो, सोल्युबिलिटी की भाषा अगर बोलोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट क्या रहेगा? सेम और डिफरेंट रहेगी। लाइट, जनरली फोटो एक्टिवेटेड रिएक्शन में लाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इंक्रीजिंग द टेंडेंसी डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन इस प्रकार की भाषा होती है, तो उस वक्त लाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद कैटालिस्ट, कैटालिस्ट हम लोगों ने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा, कैटालिस्ट हम लोग पढ़ते हैं दैट इज इन केमिकल काइनेटिक्स। कैटालिस्ट को हम लोगों ने डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में पढ़ा था। तो जब कैटालिस्ट के बारे में हम लोगों ने सभी बातें अगर पढ़ ली तो फिर उसको एक कैटालिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और ड्यू टू दैट द रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। समझ रहे ना? चलो, उसके बाद प्रेशर, गैसियस रिएक्शन में इंक्रीजिंग द प्रेशर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, डिक्रीजिंग द प्रेशर, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। आप सभी पॉइंट को एक बार वर्कआउट तो करो और आगे के पॉइंट पढ़ के रखो। नेक्स्ट पीरियड में जब आऊंगा तो आगे टर्म्स हम लोग यूज करेंगे। व्हाई वी यूज केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट इज द नीड ऑफ काइनेटिक्स, काइनेटिक्स जरूरी क्या है सर, ये भी क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पढ़ोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते रहूंगा, आप सॉल्व जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड में हाजिर होते हैं।